गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरी इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर में कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज जल्दी से जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और आज शुरू करते हैं विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पर कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को रिस्पॉन्स करते हैं, अडेप्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कैसे इन सब चीजों से डील करती है। In nature, we rarely find isolated single individuals of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. नेचर में क्या होता है हम देखते हैं, आइसोलेट मतलब अलग, सिंगल इंडिविजुअल्स को किसी भी स्पीशीज के ज्यादातर क्या करती है, ग्रुप में रहती है, एक ज्योग्राफिकल एरिया चूज कर लेते हैं, वहीं पर शेयरिंग होती है, वहीं पर कंपटीशन होता है एक सिमिलर रिसोर्स के लिए। कॉमन से एग्जांपल अगर हम ले तो आपके पास एक बड़ा सा पॉन्ड है, ठीक है, लेक है, पॉन्ड है, वहां पर आपके पास फिश, बहुत सारी फिशेज है। तो एक फिश है, फिश नंबर 1, दूसरी फिश है फिश नंबर 2, सिमिलरली ऐसे बहुत सारी फिशेज आपके पास प्रेजेंट होती है। तो उस समय क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल एरियाज में रह रही है, यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया मतलब पॉन्ड्स जहां पर वो रह रही है, लेक्स, ये सारे क्या हो गए, ज्योग्राफिकल एरिया हो गए। अब फिश 1 को जीवित रहना है, फिश 2 को भी रहना है, फिश 3 को भी रहना है, तो आपस में इनको खाना ढूंढना होगा तभी तो जीवित रहेंगे, एनर्जी चाहिए इन्हें, एक्टिविटीज करनी है, जितनी भी सारी कॉमन थिंग्स है। तो यहाँ पर वो शेयर करती है अपना खाना एक दूसरे फिशेस के साथ, और फिर आपस में compete भी करती है, कंपटीशन भी होता है कौन ज्यादा खाना खाएगा, ठीक है, ये सब इनमें कंपटीशन चलता रहता है, चैलेंजेस जिसे हम कहते हैं अपनी आम लाइफ में। तो ये क्या करते हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीड होती है एक ही जगह पर, और क्या बनाते हैं आपस में, पॉपुलेशन। दिस टर्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि पॉपुलेशन के जो एग्जांपल को शो करते हैं पॉपुलेशन के, जैसे कि cormorants in a wetland, rats in an abdomen dwelling, tea wood trees in a forest track, bacteria in a culture plate and lotus plant in a pond। ये कुछ एग्जांपल्स है पॉपुलेशन के। आप डायग्राम में, पिक्चर में देख सकते हैं कि लोटस प्लांट्स एक पोन्ड में, सिमिलर जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया फिशेस किसी भी पोन्ड में, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पॉपुलेशन को। तो ये किसकी पॉपुलेशन हुई, ये लोटस की पॉपुलेशन हुई कि वो एक पोन्ड में एक साथ रहते हैं। सिमिलर हम ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है कि हम सेम रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो दिस कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन। ये सब चीजें मिलकर पॉपुलेशन बनाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन, कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड। अक्सर स्टूडेंट्स इनको पढ़ लेते हैं बुक, एनसीईआरटी बुक से, लेकिन इनके मतलब नहीं पता होता। तो कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड वो समझते हैं कि ये पॉपुलेशन के एग्जांपल है, दैट्स ओके, बट वी शुड अंडरस्टैंड, हमें पिक्चर के साथ भी उसे समझना चाहिए। कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, कॉर्मोरेंट्स पहली बात तो ये होता है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। यहाँ इसको नॉर्मली डिराइव किया गया, हेड होता है, ये बीक होती है, ये आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, टेल होती है, ये फीट होते हैं, और पाउच होते हैं जहां पर अपना खाना स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक है ये, लेकिन एक साथ जब आप सारी पॉपुलेशन बनाते हैं ना, एक साथ बहुत सारे कॉर्मोरेंट्स देख लेते हैं हम, तो वो क्या बनाते हैं, वेटलैंड मतलब ये पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बनाते हैं आपस में पॉपुलेशन। सिमिलर दूसरा एग्जांपल है रैट्स इन एन एबंडेंट ड्वेलिंग। तो रैट्स एक जगह पर बहुत सारे पाए जाते हैं, तो ये उसकी पॉपुलेशन हुई रैट्स की। टिक वो ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, ये तो एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ट्रीज की जो पॉपुलेशन है, एक जगह पर बहुत सारी ट्रीज आपको मिल रही है, वो किसका एग्जांपल हुआ, पॉपुलेशन, यहाँ ट्रीज की पॉपुलेशन चल रही है। एंड सिमिलरली बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, किसी एक प्लेट पर हमें बहुत सारे बैक्टीरिया दिख रहे हैं, तो वो किसका एग्जांपल हो, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है, दैट इंडिकेट्स बैक्टीरियाज पॉपुलेशन एज पर योर एनसीईआरटी। यू एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन यू। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पॉपुलेशंस के, एक पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते हैं, वो पॉपुलेशन के पास होते हैं।
एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ। एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, एक अकेले इंसान की बात करें, तो उनमें बर्थ होती है, डेथ की बात करते हैं, ठीक है, मरना और जीना। बट एक पॉपुलेशन की बात करें जब हम, जहां हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, पॉपुलेशन में एक से ज्यादा बहुत सारी चीजें, तो वहां पर हम बर्थ और डेथ की बात नहीं करते, वहां हम किसकी बात करते हैं, बर्थ रेट की एंड डेथ रेट्स की बात करते हैं। दूसरा जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ बॉयज वर्सेस नंबर ऑफ गर्ल्स। किसी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं वर्सेस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ्स एंड डेथ्स रिस्पेक्टिवली। The rates hence are expressed in change in numbers, increase होना या फिर decrease होना with respect to members of a population। तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है, इसको अगर हम अपने वर्ड्स में लिखे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर मेरा P जो है वो स्टैंड करे पॉपुलेशन के लिए। और पॉपुलेशन में किसी भी डेथ रेट या फिर बर्थ रेट को एक्सप्लेन करना हो अगर हमें, तो हम कैसे करेंगे कि कितना चेंज आ रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर, ठीक है, यहाँ पर CN मतलब चेंज इन नंबर एंड रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन की टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं पॉपुलेशन में, तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन MP दैट इंडिकेट्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा फॉर्मूला बन जाता है हमारा। कैलकुलेट ऑफ बर्थ रेट, कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट को। अगर एक पॉन्ड में, यानी कि लेक समझ लो, पॉन्ड समझ लो, 20 लोटस प्लांट्स प्रेजेंट है, जो अभी हमने पहला डायग्राम देखा था ना, उसका एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अगर एक पॉन्ड में हमारे पास 20 लोटस प्लांट्स प्रेजेंट है लास्ट ईयर, यानी कि 2020 में हमारे पास 20 लोटस प्लांट्स प्रेजेंट थे, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 नए प्लांट्स जो है एडेड अप हो गए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से न्यू बॉर्न प्लांट्स हमारे पास आए 8 न्यू, ठीक है। एंड करंट पॉपुलेशन कितनी है अब 28, यानी कि 2020 में हमारे पास 20 लोटस प्लांट्स थे पॉन्ड में, 8 नए एडेड हो गए, और अब 2021 में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 28। वी कैलकुलेट द बर्थ रेट, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बर्थ रेट को, 8/20। ऑलराइट, यहाँ पर 8 क्या है कि कितने इंक्रीजमेंट हुई है या फिर डिक्रीजमेंट हुई है, ठीक है। तो इंक्रीजमेंट हुई है यहाँ पर इस केस में, तो इंक्रीज हुए जितने, तो कितने इंक्रीज हुए, हमारे 8 इंक्रीज हुए। और करंट स्टेज जितने थे हमारे पास 20 लोटस प्लांट, क्योंकि टोटल कितने हैं 20 लोटस प्लांट, हम बात सिर्फ लोटस प्लांट की कर रहे हैं, तो उसको किससे डिवाइड किया हमने, लोटस प्लांट से। तो दैट इज इंक्रीजमेंट कितनी हुई, और किसकी बात करें हम, लोटस प्लांट की बात करें जो कितने थे 20 लोटस प्लांट्स थे, तो उस हिसाब से हमारा आंसर आया 0.4। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट को, ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर, यानी कि इतने ऑफस्प्रिंग्स लोटस के आते हैं पर ईयर, ठीक है। तो इफ सेकेंड एग्जांपल देखते हैं अब हम, इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डेड। अब 40 फ्रूट फ्लाइज का एक ग्रुप था, उसमें से 4 जो थे वो डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर 4 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई टोटल 40 में से। तो डेथ रेट कैसे निकालेंगे, अब 4 की डेथ हुई यानी कि डिक्रीजमेंट, ठीक है, यानी कि डिक्रीजमेंट अपॉन कितनी थी हमारे पास फ्रूट फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज थी हमारे पास 40, तो डिक्रीजमेंट 4 की हुई एंड डिवाइड किया गया उसे फ्रूट फ्लाइज 40 से, तो गेट द आंसर 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, यानी कि फ्रूट फ्लाई के इंडिविजुअल्स पर वीक में इतने डिक्रीज हुए। तो इस तरह से हम निकालते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को किस तरह से डिवाइड किया गया है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं एज पिरामिड के बारे में। अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। एक पॉपुलेशन जो होती है ना, किसी भी गिवन टाइम में, कोई भी टाइम कह लो, एक हफ्ता कह लो, एक साल कह लो, एक महीना कह लो, ठीक है, तो जो एक पॉपुलेशन होती है ना किसी भी गिवन टाइम पे, वो इंडिविजुअल से बनी होती है और डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल होते हैं। कोई इन्फेंट होगा, कोई टीनेजर होगा, कोई एडल्ट होगा, कोई ओल्ड होगा, राइट। तो इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन percent individuals of a given age or age group is plotted for the population,
द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। तो अगर हम इस तरह तरह की एजेस को लेकर एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाए ना, तो वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा और उसे हम क्या कहते हैं, एज पिरामिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम एज पिरामिड कहते हैं। तो इस तरह से जो शेप होती है ना पिरामिड की, वो रिफ्लेक्ट करती है ग्रोथ स्टेटस को, कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है, कम हो रही है या बढ़ रही है। तो तीन तरह से शेप आती है, वेदर इट इज ग्रोइंग, या तो वो ग्रो कर रही होगी या फिर वो स्टेबल है, ना तो बड़ी हो रही है ना फिर घट रही है। एंड थर्ड वन इज डिक्लाइनिंग, वो घट रही है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल करता है बहुत ज्यादा उसके स्टेटस के बारे में, कि वहां का हैबिटेट कैसा है। तो इस तरह से एज पर योर एनसीईआरटी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके सामने तीन तरह की पिरामिड आ रहे हैं, जिसे कहते हैं एज पिरामिड। ठीक है, जिससे पता लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है पॉपुलेशन का। ठीक है, एक जगह एक हैबिटेट में स्टेटस क्या है उस पॉपुलेशन का, वो कैसे रह रहे हैं। ठीक है, तो एक होता है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होता है, वेदर इट इज ग्रोइंग। तो पहले वाले पार्ट को डिस्कस करें अगर हम, तो वो है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग में आप तीन चीजें देख रहे हो, एक तो आप देख रहे हो येलो बॉक्स, ठीक है, एक बीच में देख रहे हो स्काई ब्लू वन, एंड देन पिंक वन, राइट। तो यहाँ पर तीन स्टेजेस को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर ऐसे नहीं बोला गया कि इन्फेंट, टीनेजर, एडल्ट, ओल्ड पर्सन, ऐसे नहीं। यहाँ पर कैसे किया, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तीनों टर्म से आप क्लियर होंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव उस मेच्योरिटी से आने से पहले, यानी कि सिंपल सी बात वो कह रहे हैं, हम यहाँ पर इन्फेंट्स एंड टीनेजर्स तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव एज वाले रिप्रोडक्टिव एज वाले जो लोग होंगे वो कौन से होंगे, एडल्ट। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कौन से होंगे, ओल्ड एज वाले। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही बात है। तो इस तरह से एक्सपेंडिंग मतलब ग्रो कर रहा है। तो जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग हैं वो ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव वाले थोड़े कम हो रहे हैं, एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले और कम हो रहे हैं। तो इस तरह से एक्सपैंडिंग कर रहा है हमारा, ऊपर से नीचे देखे तो एक तरफ से एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, एंड स्टेबल होता है एक। स्टेबल क्या होता है, जहां पर रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन होते हैं वो सेम रहती है। तो इस तरह से ना तो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है ना घटता हुआ, बीच में आकर नीचे आकर स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह को एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज पिरामिड को कहते हैं स्टेबल। एंड द लास्ट वन इज डिक्लाइन, यानी कि ऊपर तक तो ठीक था लेकिन नीचे आते आते कम हो रहा है। ठीक है, मेन मतलब हमें क्या है, बीच से लेते हुए नीचे की तरफ देखे तो कम हो रहा है। तो ब्लू जो हमारे पास सॉरी येलो वाले जो बॉक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो दिस एज पिरामिड रिप्रेजेंट डिक्लाइनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे पिरामिड। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ। पॉपुलेशन ग्रोथ जिसे हम एन, कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ में तो किसी भी तरह के लोग आ सकते हैं, चाहे वो इन्फेंट हो, ओल्ड एज हो, टीनेजर हो, या फिर आपके पास एडल्ट। पॉपुलेशन साइज कोल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन का साइज कितना है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, ये सब एक ही बात है, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, राइट। जो साइज होता है किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी स्पीशीज का, चाहे वो लोटस की हो गई, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो गई, स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज का मतलब होता है कि अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता। स्टैटिक पैरामीटर क्यों नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट थोड़ा ना रहता है। किसी की कभी डेथ होती है, किसी का कभी बर्थ होता है, तो एक तरफ से कभी भी वो चीज स्टैटिक नहीं रहती। तो इट कीप्स चेंजिंग इन टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फूड अवेलेबिलिटी हो गई, प्रीडेशन प्रेशर हो गया, या रिड्यूस वेदर हो गया। तो काफी सारी चीजें जिससे इफेक्ट करती है पॉपुलेशन को। इन फैक्ट इट इज दीज चेंजेस, पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ आइडिया देती है कि पॉपुलेशन में हो क्या रहा है। इसी चेंजेस की वजह से पता लगता है कि पॉपुलेशन कम हो रही है या पॉपुलेशन बढ़ रही है। नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ये चार वर्ड स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, टेक, मेक नोट्स, टेक द स्क्रीनशॉट्स, pause the video or see the video again and again, watch the video again and again, because these four words are very important. Natality refers to the number of births during a given period in the population that are added to the initial density. Natality का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ कितने हो रहे हैं किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन के अंदर, जो इनिशियल डेंसिटी में एड अप होंगे। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चले कि हमारी पॉपुलेशन जो है ना, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 28 है, राइट, 28 है। अब क्या हुआ कि एक हफ्ते के अंदर 2 नए बच्चे ने जन्म लिया, यानी कि 2 न्यूबॉर्न बेबीज। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी में वो इंक्रीज करेंगे। तो 2 ने इंक्रीज किया तो हमारी टोटल डेंसिटी कितनी हो गई, टोटल डेंसिटी मतलब टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो गई, दैट इज 30, राइट। तो इस तरह से इसे कहते हैं नेटैलिटी, जितने नंबर ऑफ बर्थ हुए होते हैं। मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन, अपोजिट जितनी डेथ हुई होती है, यानी कि 28 में से अगर हमारे पास 4 पीपल की हफ्ते हफ्ते में डेथ हो गई है, ठीक है, ये रिकॉर्ड हमारे पास आया है भाई, तो 4 लोगों की डेथ हो गई, दैट इज अब पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो कितने रह गए अब 24। Immigration is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो दूसरी जगह से किसी दूसरी हैबिटेट में ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर होना, माइग्रेट होना, इसे, यानी कि आपके सामने अगर कुछ 4 लोग हैं किसी और जगह पर रहते हैं, किसी और जगह पर मतलब हम सपोज करते हैं कि वो अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, अब वहां पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से या तो उन्हें शिफ्ट होना पड़े या कुछ भी, हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की वो है 28। वैसे 28 है नहीं, बहुत कम है ये तो, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रही हूँ फॉर शॉर्ट एग्जाम्पल की वजह से, ये आपको समझाने के लिए। तो 28 डेंसिटी आपके पास, एंड 4 लोग है ना अमेरिका से दिल्ली सॉरी इंडिया आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 32, राइट राइट, कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए अब तक तो आंसर। तो 32 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, राइट, इंक्रीज हो गई ना, 4 से इंक्रीज हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 32 पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। तो दिस इज इमिग्रेशन, कि अगर कोई दूसरी जगह से अपनी जगह पर आता है, कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, दिस इज द मेन थिंग, कम इनटू द हैबिटेट, वो हैबिटेट में आता है, हैबिटेट मतलब किसी भी जगह पर आता है किसी दूसरी जगह से, जैसे एग्जांपल अभी लिया। एंड द अपोजिट वन इज एमिग्रेशन, अब कोई इंडिया से अमेरिका जाता है तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कमेंट बॉक्स में अब तक आ जाना चाहिए कि वो डिक्रीज होगी। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो डिक्रीज होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, शिफ्ट हो रहा है, मान लो ट्रांसफर नहीं हो रहा तो शिफ्ट हो रहा है, तो एमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन जिन्होंने लेफ्ट कर दी अपनी हैबिटेट, उन्होंने इंडिया छोड़ दिया और वो कहीं और चले गए, अमेरिका चले गए, जापान चले गए, तो क्या हुआ, डिक्रीज हुई हमारी पॉपुलेशन। सो दिस इज द 4 टर्म्स जो काफी इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करने में, कि जो नेटैलिटी होती है हमारे पास, देखो मार्क करके अलग से आपको दिखाया गया कि जो आपके पास नेटैलिटी होती है एंड जो इमिग्रेशन होता है वो हमेशा पॉपुलेशन साइज को बढ़ाते हैं, राइट, नेटैलिटी मतलब बर्थ, कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं पॉपुलेशन में, एंड इमिग्रेशन मतलब कोई दूसरी जगह से अपनी जगह पर आ रहा है, इंडिया आ रहा है, तो वो क्या हुआ, इमिग्रेशन, ये दोनों चीजें आपस में क्या लाती है, पॉजिटिव इफेक्ट लाती है, यानी कि इंक्रीज करती है हमारी पॉपुलेशन साइज को। एंड दूसरी तरफ जो एमिग्रेशन होता है, अब कोई हमारी जगह छोड़ के जा रहा है तो साइज तो कम होगा पॉपुलेशन का, एंड मोर्टेलिटी यानी कि किसी की डेथ हो रही है तो भी साइज कम होगा, तो ये दोनों चीजें आपस में डिक्रीजमेंट लाती है पॉपुलेशन साइज में। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, तो जिन बच्चों को अभी तक क्लियर हो गया है तो प्लीज वो कमेंट करके मुझे बताएं कि नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन इज क्लियर, कमेंट करके बताएं, और यू कैन लाइक माय वीडियो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई अच्छे से। ये दीज आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ को। सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला दे रहे हैं, n अगर एक पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी टाइम t पर, तो उसकी डेंसिटी एट टाइम t+1 में क्या होगी, n t+1 nt इज इक्वल टू nt प्लस b प्लस i माइनस d प्लस e, यानी कि ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि किसी भी टाइम पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी प्लस, ब्रैकेट में क्यों लगाया, क्योंकि यहां से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, आपको इतना नॉर्मल तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस आते होंगे, तो b जो है और i जो है वो आपको नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन शो कर रहे हैं, एंड d एंड e जो है आपको डेथ रेट एंड एमिग्रेशन शो कर रहे हैं, b फॉर बर्थ रेट, i फॉर इमिग्रेशन, ये दोनों चीजें क्या लाती है, इंक्रीजमेंट लाती है ग्रोथ में, पॉपुलेशन डेंसिटी में, एंड d फॉर डेथ रेट, e फॉर इमिग्रेशन, तो ये दोनों चीजें डिक्रीजमेंट लाती है, तो इसलिए माइनस का साइन लगा। जब आप सोचते हो तो ये जब खुलता है आपके पास ब्रैकेट ऑफ होते हैं तो ये जो है
ई की जगह भी यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, आई होप इतने तो अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको आते होंगे। फिर भी अगर आपको मैथ्स में वीक हो तो यू कैन आस्क मी। पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेशन, यानी कि जो बी प्लस आई आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया गया वो बढ़ जाएगी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ डेथ यानी कि डी प्लस ई एमिग्रेशन प्लस होगा तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटीज को बताते हैं। जो अदर जो फैक्टर है वो स्पेशल कंडीशन में ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि रोज कोई ना कोई शिफ्ट हो रहा है, एक बार ही शिफ्ट हो गया तो वो साल 2 साल 3 साल तक शिफ्ट रहेगा, तब तक तो कोई चेंज नहीं आएगा पॉपुलेशन साइज में। तो इसलिए ये समझा रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में बर्थ एंड डेथ जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अदरवाइज स्पेशल कंडीशंस में कौन इंपॉर्टेंट होता है, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, अगर मान लो कि कोई न्यू हैबिट जो है हैबिटेट वहां पर कॉलोनाइज्ड हुई है, बनी है, तो इमिग्रेट ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ना एज कंपेयर टू द बर्थ रेट। मान लो मैंने अपनी थोड़ा सा हिस्सा ले लिया और वहां पर अपनी एक नई कॉलोनी बना ली, तो जितने लोग हैं वो तो इस कॉलोनी में आना पसंद करेंगे, तो जो शिफ्ट हो रहे हैं उनके में तो फर्क पड़ेगा ना, जहां से वो आ रहे हैं वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी में फर्क पड़ेगा और जहां पे वो आ रहे हैं वहां पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह से आज ये शॉर्ट वीडियो के साथ खत्म करते हैं अपने इस टॉपिक को। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से क्लियर हो गई है। दैट रियली मोटिवेट्स मी। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।